Bismillahirrahmanirrahim. Let's study exercise 12.3. This is chapter 12 demonstrative geometry. क्वेश्चन 1 हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहे हैं कि पी क्यू एंड सी डी आर पैरेलल लाइंस। ये देखेंगे कि ये लाइन है और ये भी एक लाइन है और ये आपस में पैरेलल है। इसे एक ट्रांसवर्सल ई एफ इंटरसेक्ट करता हुआ जा रहा है और आप देखें कि इससे बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं। एंगल्स का नाम है 1, 2, 3, 4 और 5, 6, 7, 8। अब इन एंगल्स के रिलेशनशिप्स हमें बताए हैं। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया जा रहा है, मेजरमेंट एंगल 3 इज़ इक्वल टू 70 डिग्री एंड मेजरमेंट एंगल 6 इज़ इक्वल टू 70 डिग्री। आपने ये बताना है कि ये दोनों 70 डिग्री के हैं, यानी आपस में बराबर क्यों हैं, इसका आपने रीज़न लिखना है। तो हम देखेंगे कि ये एंगल 3 है और ये एंगल 6 है। आप देखेंगे कि ये एक लाइन है और ये सेकंड लाइन है, और क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल हैं और इसे एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता हुआ जा रहा है, तो हम कहेंगे कि जब ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट करता है तो इंटीरियर ओपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो कहलाते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, तो हम कहेंगे कि एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 6 के। एंगल 4 किसके बराबर है, एंगल 5 के। ये तो हमने यहाँ डिस्कस कर लिया, लेकिन जब हमसे पेपर में पूछा जाएगा तो हम इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे, लेट्स सी दिस। पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन एंड आफ्टर राइटिंग सॉल्यूशन वी विल रिपीट द क्वेश्चन। और क्वेश्चन रिपीट करने के बाद हम क्या कहेंगे, हम यही रीज़न लिखेंगे कि पी क्यू एंड सी डी आर पैरेलल लाइंस एंड ई एफ इज़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग दैम। और फिर हम क्या कहेंगे, एंड इट इज़ गिवन दैट मेजरमेंट एंगल 3 इज़ इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 6, दे आर कॉन्ग्रेंट। ठीक है, ये आपस में बराबर हैं। फिर हमने इसका रीज़न लिखना है, दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स व्हेन द लाइंस आर पैरेलल, ऑल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। ठीक है, जब ऑल्टरनेट एंगल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। अब हमने इसी पॉइंट को जहन में रखना है और हम इसके बाद देखते हैं कि यही सेम रीज़न हम एंगल 4 और एंगल 5 के लिए भी लिखेंगे, क्योंकि ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ऐसे ही हम सिमिलरली इस क्वेश्चन का भी रीज़न लिख लेंगे। ये लिखने के बाद अब हम आते हैं थर्ड की तरफ, और थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसमें कहा जा रहा है कि एंगल 1 इज़ इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल 5 इज़ इक्वल टू 110 डिग्री। अब एंगल 1 ये है और एंगल 5 ये एंगल दिया जा रहा है, तो आप देखेंगे कि ये कौन से एंगल बन रहे हैं, बिल्कुल ठीक, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जब दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल उन्हें इंटरसेक्ट करे, तो एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर बट ऑन द सेम साइड, यानी जब एंगल एक ही तरफ मौजूद होते हैं तो वो आपस में बनाते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रेंट। हम कहेंगे कि पी क्यू एंड सी डी आर पैरेलल लाइंस, और फिर कहेंगे ई एफ इज़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग दैम एंड मेजरमेंट एंगल 1 इज़ कॉन्ग्रेंट टू मेजरमेंट एंगल 5, एंड द रीज़न इज़ बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स व्हेन द लाइंस आर पैरेलल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स सो फॉर्म्ड आर कॉन्ग्रेंट। यहाँ तक लिखते हुए मैं अब आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये हर क्वेश्चन का केस अलग अलग केस है। आप दो केसेस को एक साथ जस्टिफाई करने की कोशिश मत कीजिएगा। आप ऐसा मत कीजिएगा कि कहिएगा कि 3 और 4 तो एक स्ट्रेट लाइन पे मौजूद हैं, तो 3 और 4 का सम जो है वो 180 डिग्री होता है, तो आप कहें कि ये 70 डिग्री है और ये 100 है, तो ये तो 170 डिग्री बन रहा है, तो ये तो 180 डिग्री बनना चाहिए था। आप ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक अलग अजम्पशन है, एक अलग सपोजिशन है, और ये क्वेश्चन 2 एक अलग सपोजिशन है, क्वेश्चन 3 एक अलग क्वेश्चन है, और क्वेश्चन 4 एक अलग सपोजिशन है। ये सिर्फ सपोज किए गए एंगल हैं और आप एक क्वेश्चन का दूसरे क्वेश्चन से लिंक नहीं है, इसलिए हर क्वेश्चन को हम इंडिविजुअली ही समझेंगे। एग्जाम में अगर आपको दिया जाएगा तो एग्जाम में आपको एक ही पार्ट दिया जा सकता है कि आप उसे जस्टिफाई करें। फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ ये सेकंड पार्ट दिया और आपने उसे जस्टिफाई करके लिखना है। अब हम देखते हैं लास्ट पार्ट हमसे क्या डिमांड कर रहा है, एंगल 4 जो कि 120 डिग्री है और मेजरमेंट एंगल 6 60 डिग्री है। अब पहले नोटिस करते हैं कि एंगल 4 कहाँ मौजूद है। ये एंगल 4 है और ये एंगल 6 है, ये दोनों सेम साइड पे हैं, तो ये आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं बना रहे। लेकिन हमें क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि अगर ये जो है दिए जा रहा है 6, तो 6 से रिलेटेड एंगल क्या है 2।
2 कौन सा एंगल है, 2 और 6 आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रहे हैं। जैसे अभी हमने 1 और 5 का रिलेशन देखा था कि सेम साइड पे मौजूद हैं, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रहे हैं। सिमिलरली 2 एक्सटीरियर एंगल है और 6 इंटीरियर एंगल है, तो ये दोनों भी आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रहे हैं। तो अब 6 को जस्टिफाई करने के लिए 4 और 2 का रिलेशन देख लें। आप देखें 4 और 2 आपस में एक स्ट्रेट लाइन पे मौजूद है। मैं ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। इसमें देखें कि 2 और 4 एक स्ट्रेट लाइन पे मौजूद हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे, मेजरमेंट एंगल 4 एंड मेजरमेंट 6 आर सप्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पे आप 6 नहीं लिखेंगे, इसको हम 2 कर देंगे। यहाँ पे हमें लिखना चाहिए था 2। मेजरमेंट एंगल 4 and measurement angle 2 are supplementary angles according to the given figure. Therefore, we will say that measurement angle 4 plus measurement angle 2 is equal to 180 degree. हमने दोनों को ऐड किया और 180 के बराबर लिखा। You know it that it is given in the question measurement angle 4 is equal to 120 degree. तो हमने लिखा कि measurement angle 4 120 है, प्लस मेजरमेंट एंगल 2 लिखा और 180 लिख लिया। 120 इक्वेशन के साइड प्लस है, सेकंड साइड पे जाके माइनस होगा। जब माइनस करेंगे तो ये आ गया 60 डिग्री। इसका मतलब एंगल 2 60 डिग्री। अब आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि अगर एंगल 2 60 डिग्री है, इसलिए एंगल 6 भी 60 डिग्री है, तो ये बात ठीक हो गई इस वजह से क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। सिमिलरली आप रीज़न लिख लेंगे, वही रीज़न जो अब से पहले हमने यहाँ ऊपर लिखा था वैसा ही रीज़न लिखेंगे कि एंगल 2 और एंगल 6 जो हैं वो आपस में इसलिए बराबर हैं क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो यहाँ पे ये प्रूव हो गया कि अगर एंगल 60 है तो ये एंगल 4 120 है, और इनकी हेल्प से हमने इसको प्रूव कर दिया। यहाँ क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। Now let's discuss question 2, and question 2 says if two line segments AC and BD bisect one another at their point of intersection, यानी दो लाइन सेगमेंट्स हैं, जैसे ये AC एक लाइन सेगमेंट है और BD एक लाइन सेगमेंट है। ये दो लाइन सेगमेंट एक दूसरे को एक पॉइंट यानी O पे इंटरसेक्ट करें। हमने इसका नाम खुद से लिखा, यहाँ सिर्फ लिखा था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को O का नाम दे दिया। अब आप ये बताएंगे कि शो दैट ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, यानी अब आप ए और बी को ज्वाइन करें और सी और डी को ज्वाइन करें। आपको सिर्फ बताया गया है ए सी एक लाइन सेगमेंट है और बी डी एक लाइन सेगमेंट है। हमने पहले इन्हें ड्रॉ किया और इसके बाद अब आप बी सी को ज्वाइन करें, ए बी को ज्वाइन करें। तो आपने ये बताना है कि ए बी सी डी के पैरेलल है, और आपने ये बताना है इसे ज्वाइन करें ए डी को और बी सी को, तो आपने बताना है कि बी सी जो है वो ए डी के पैरेलल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसे जैसे थ्योरम प्रूफ करते हैं वैसे ही प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम स्टेटमेंट की हेडिंग देंगे, स्टेटमेंट की हेडिंग देने के बाद क्वेश्चन को हम कंप्लीटली लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे लिखा है शो दैट, तो हम शो दैट नहीं लिखेंगे। मैंने आपको ये बात पहले भी वीडियो में समझाई थी कि जहाँ कहीं लिखा हो शो दैट या प्रूव इट या प्रूव दैट, तो आप उन वर्ड्स को ओमिट कर देते हैं, क्योंकि ये एग्जामिनर आपको कह रहा है कि ऐसा करके दिखाएं, लेकिन आप अपने स्टेटमेंट में इन वर्ड्स को नहीं लिखेंगे। You will draw the figure according to the given statement. After drawing this figure, we will write given. Given कैसे लिखेंगे? अगर आप इस फिगर को कंसिडर करें तो आप देखेंगे the given statement refers to the definition of a rectangle. आपको इससे पता लग रहा है कि ये एक rectangle है, and line segments AC and BD bisect each other at point O. तो ये जो है एक दूसरे को point O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं या bisect कर रहे हैं। वर्ड ध्यान से जहन में रखिएगा, वर्ड दिया जा रहा है बाइसेक्ट, तो आप इसे बाइसेक्ट ही कहेंगे। बाइसेक्ट से आपको ये हेल्प हो जाएगी कि ए ओ किसके बराबर होगा, ओ सी के, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है, यानी बिल्कुल मिड से जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता हुआ जा रहा है। ऐसे पॉइंट से जब मिड पॉइंट से इंटरसेक्ट करे तो उसे हम बाइसेक्ट कहते हैं। फिर होगा बी ओ किसके बराबर होगा, ओ डी के बराबर होगा। इस पॉइंट को एक दफ़ा फिर समझ लीजिए, क्योंकि ये लाइंस एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं, ये लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करने की वजह से जो मिड पॉइंट है वो ओ है, तो ओ मिड पॉइंट होने की वजह से ओ ए ओ सी के बराबर होगा और बी ओ ओ डी के बराबर हो जाएगा। तो हमने यहाँ ये मेंशन करके लिख दिया कि ये ए ओ ओ सी के बराबर है और बी ओ डी के बराबर है, ये लिख लिया। अब क्या लिखा, ए बी सी
फॉर्म अ रेक्टेंगल। अब आप जब इन लाइंस को ज्वाइन करेंगे तो आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं कि ये एक रेक्टेंगल बना रहा है, और जब ये एक रेक्टेंगल बनाएगा तो आप क्या कहेंगे कि रेक्टेंगल का हर एंगल 90 डिग्री का है। तो मेजरमेंट एंगल ए, मेजरमेंट एंगल बी, मेजरमेंट एंगल सी, मेजरमेंट एंगल डी, ये सब मिलके ये सब अलग अलग इंडिविजुअली तौर पे 90 डिग्री के हैं, और जब सबको ऐड करेंगे तो 360 डिग्री बनेगा। तो हमने ये देखा कि ए बी सी डी आपस में बराबर हैं। ये पॉइंट जहन में रखेंगे, ये हमें हेल्प आउट करेंगे जब हम स्टेटमेंट्स और रीजंस की तरफ जाएंगे। रिक्वायर्ड क्या है? ए बी should be parallel to CD and BC should be parallel to AD, ये हमें प्रूव करना है, ये रिक्वायर्ड है। इसे हमने लिख लिया। लिखने के बाद अब हम देखेंगे यहाँ इसके प्रूफ लिखा, स्टेटमेंट और रीजंस लिखा, और अब क्या लिखेंगे? ट्राइंगल AOB, ये एक ट्राइंगल बन रही है जिस पे मैंने फिंगर रखी, आप देख सकते हैं AOB, ये एक ट्राइंगल बन रही है। अगर आप इसे मज़ीद हाईलाइट करके देखना चाहते हैं तो मैं आपको कार्ड के थ्रू भी दिखा देता हूँ। आप देखें कि ये एक ट्रायंगल बन रही है AOB। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये एक और ट्रायंगल है, ये है DOC, ये एक और ट्रायंगल है। इनका हम कंपैरिजन करेंगे तो क्या लिखेंगे? इन करस्पॉन्डेंस ऑफ ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC, ये लिखा। इसमें हम क्या कहेंगे? AO किसके बराबर है? AOC के बराबर है। कैसे? ये हमें गिवन था, हमने गिवन से लिखा, यहाँ ये लिखा और लिखा कि ये गिवन है। फिर इसके बाद एक और गिवन भी है, BOOD के बराबर है, तो हम कहेंगे BOOD के बराबर है, ये भी हमने गिवन से लिख लिया। बीच में मैंने लिखा कि एंगल 5 इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल 6, ये एंगल 5 है और ये एंगल 6 है। आप देखें दो लाइंस एक दूसरे को, दो लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उनसे बनने वाले जो वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स हैं वो कौन से एंगल्स कहलाएंगे? वर्टिकल एंगल्स ही कहलाएंगे। और आपको मालूम है कि वर्टिकल एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। तो अब अगर आप यहाँ देखें, ये क्या है? ये कहलाएगा साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। तो साइड, आपको मालूम है कि दो ट्राइंगल्स का जब भी कंपैरिजन किया जाता है तो उनके कंपैरिजन में आप किसी भी तीन एलिमेंट्स को जब प्रूव कर लेते हैं कि वो आपस में बराबर हैं तो अल्टीमेटली ट्राइंगल्स आपस में बराबर हो जाती हैं, कॉन्ग्रेंट हो जाती हैं। तो हम कहेंगे कि ये है साइड, ये है एंगल्स, ये हैं साइड्स, तो हम इन्हें कहेंगे साइड एंगल साइड पोस्टुलेट से दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। देयरफॉर का साइन इसलिए लगाए क्योंकि रिजल्ट के लिए लगाया जाता है। अब जब हम कहेंगे कि AOB और COD ये ट्राइंगल्स हैं और ये आपस में बराबर हैं, तो हम इनकी किसी भी करस्पॉन्डिंग साइड और किसी भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स को हम कह सकते हैं कि वो आपस में बराबर हैं। करस्पॉन्डिंग साइड्स या एंगल को हम कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ हम कहेंगे कि एंगल 1 इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल 3, तो हम क्या कहेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। अगर एंगल 1 और एंगल 3 आपस में बराबर हैं तो हम क्या कहेंगे कि एंगल 1 और एंगल 3 ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। क्यों? ये कैसे ऑल्टरनेट एंगल हैं? आप गौर कीजिए, ये एक लाइन है और ये एक और लाइन है, ये दो लाइन सेगमेंट्स दिए जा रहे हैं। AB एक लाइन सेगमेंट है, DC भी एक लाइन सेगमेंट है, और ये एक और लाइन सेगमेंट है जिसे आप ट्रांसवर्सल अस्यूम कर सकते हैं। AC एक ट्रांसवर्सल है, हम कहेंगे कि AC ट्रांसवर्सल जो है ये इन दो लाइन सेगमेंट्स को इंटरसेक्ट करता हुआ जा रहा है। तो जब दो लाइंस हों और एक ट्रांसवर्सल उन्हें इंटरसेक्ट करे और उसमें बनने वाले जो एंगल्स हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। जब ये एंगल्स आपस में बराबर होंगे तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स ही होंगे। तो हमने इन्हें क्या कहा? एंगल 1 एंड एंगल 3 आर ऑल्टरनेट एंगल्स बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑल्टरनेट एंगल। अगर ये एंगल्स ऑल्टरनेट एंगल्स हैं तो इसका अंडरस्टूड मतलब ये है कि ये ऑल्टरनेट एंगल्स उसी सूरत में हैं जब ये लाइन सेगमेंट्स आपस में पैरेलल होंगे। तो आप कहेंगे कि AB जब CD के पैरेलल है तो तभी ये ऑल्टरनेट एंगल्स बन सकते हैं। बिकॉज एंगल 1 एंड एंगल 3 आर ऑल्टरनेट एंगल्स, देयरफॉर वी कैन से दैट AB इज पैरेलल टू DC या CD। ये हमने लिख लिया। और क्या लिखा? व्हेन टू ऑल्टरनेट एंगल्स आर फॉर्म्ड द लाइंस आर पैरेलल। इसका हमने रीज़न लिख लिया। रीज़न लिखने के बाद अब देखें मैं सिर्फ एक ये प्रूफ कर चुका हूँ। अब क्योंकि मैंने इसे प्रूव किया,
अब इसे प्रूव करने के लिए मुझे ये सारे स्टेप्स इसी प्रोसेस के साथ रिपीट करने पड़ेंगे और फिर ये आपस में इक्वली प्रूव होगा। जहाँ कहीं भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वही सिमिलर स्टेप्स आपको रिपीट करके प्रूव करना पड़ता है, तो आप दोबारा वो स्टेप नहीं लिखेंगे, बस सिर्फ एक वर्ड लिखें सिमिलरली, और आप डायरेक्ट लिख दें BC इज पैरेलल टू AD और आपने लिखा बाय द अबव प्रोसेस। यानी ये जो हमने प्रोसेस किया, अगर ऐसा ही प्रोसेस हम रिपीट करें तो ये भी प्रूव हो जाएगा। अगर मैं ऐसे ही प्रोसेसेस को रिपीट करूंगा तो ऐसे प्रोसेस को रिपीट करने से हमारे 10 स्टेप्स बन जाएंगे। तो हमें जब सिमिलर स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं तो उसे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया, क्योंकि जो हमें प्रूव करना था, जो हम प्रूव कर चुके हैं, ये हमें प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर लिया। क्वेश्चन 2 कंप्लीट होने के बाद इसके लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन 3, एंड दिस क्वेश्चन सेज point D and E are the midpoints of sides AB and AC of triangle ABC। आप पहले कंसीडर करेंगे ट्राइंगल ABC को। मैं आपको डायरेक्ट ये समझा रहा हूँ कि हम फिगर को कैसे बनाएंगे। मैं कंस्ट्रक्शन को अभी हाइड कर देता हूँ। आप ये देखिए कि पहले ट्राइंगल ABC बनाई गई और उसमें हमने मिड पॉइंट्स लिखे। मिड पॉइंट क्या है? D किसका मिड पॉइंट है? AB का। तो यहाँ हमने मिड पॉइंट लिखा, और E जो है वो मिड पॉइंट है AC का, तो यहाँ हमने मिड पॉइंट लिख लिया। अब आप ये देखेंगे कि इन्हें आपस में ज्वाइन कर दिया गया है। ज्वाइन करने के बाद एक बात को हम जो है वो दोहरा देते हैं, रिपीट कर लेते हैं। क्या पॉइंट है? क्योंकि D मिड पॉइंट है तो इसलिए यहाँ बनने वाले लाइन सेगमेंट AD और DB आपस में बराबर होंगे। क्योंकि E मिड पॉइंट है तो इसलिए AE जो है वो EC के बराबर होगा। ये पॉइंट आप जहन में रखिएगा, ये हमें आगे मदद करेगा क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए। मज़ीद हमें कहा गया है कि DE को आप जो है वो इतना प्रोड्यूस करें कि वो E तक चला जाए, F तक चला जाए। ये E लिखा हुआ है, हम इसे F कह देते हैं, यानी हमने इसे F तक प्रोड्यूस करना है। तो क्या कहा गया है? इफ़ DE बी प्रोड्यूस टू पॉइंट F, हमने उसे F पॉइंट तक प्रोड्यूस किया। सो दैट, कैसे प्रोड्यूस किया? दैट EF, ये EF जो है वो ED के बराबर है। तो हम यहाँ देखेंगे, हम कहेंगे कि ये जो हमारे सामने लाइन सेगमेंट है ये इस लाइन सेगमेंट के बराबर आएगा। मैंने इसे हाईलाइट कर दिया आपके लिए। तो हम क्या कहेंगे कि DE जो है वो EF के कॉन्ग्रेंट होगा, कंस्ट्रक्शन ही ऐसी की जाएगी। फिर कहा गया है प्रूव दैट, हमें प्रूव क्या करना है? CF इज़ पैरेलल टू AB। हम कहेंगे कि CF ये साइड है, ये AB के पैरेलल है, और हमें क्या प्रूव करना है कि DE जो है वो पैरेलल है BC के। आपने इसी स्टेटमेंट को एज इट इज़ लिखना है, सिर्फ आपने इसमें प्रूव दैट को ओमिट करना है और बाकी स्टेटमेंट को लिख लेंगे। तो ये स्टेटमेंट बन गया और फिगर मैंने अभी आपको समझा दी। यहाँ पे हम मज़ीद हाईलाइट भी कर देते हैं। मैं कहूँगा कि AD जो है वो किसके बराबर है? BD के बराबर है। इसी तरह मैं कह सकता हूँ कि यहाँ इसे 3 लाइनें लगा देते हैं। AE किसके बराबर है? EC के बराबर है। ये हाईलाइट हो गया। अब हम क्या कहेंगे? सबसे पहले हमने गिवन लिखना है, फिगर के फ़ौरन बाद गिवन लिखा जाता है। गिवन में हम क्या कहेंगे? ट्राइंगल ABC, D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। हमने यहाँ लिखा, फिर उसके बाद क्या कहा है? ज्वाइन D एंड E। यहाँ लिखा हुआ है D ज्वाइंस टू E, यानी D E को ज्वाइन कर रहा है। फिर रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड में आप इसे लिख सकते हैं कि ये हमारा रिक्वायर्ड है। फिर हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे कि प्रोड्यूस DE टू F सच दैट EF इज़ कॉन्ग्रेंट टू ED। फिर कहेंगे ज्वाइन F टू C। ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। कंस्ट्रक्शन के बाद अब हम आते हैं और यहाँ पे भी हम ट्राइंगल्स का कंपैरिजन करेंगे। ट्राइंगल का कंपैरिजन करते हुए हम सबसे पहले ट्राइंगल्स को हाईलाइट करते हैं। यहाँ देखिए, ये ट्राइंगल क्या है? इसका नाम है ADE और दूसरी ट्राइंगल है EFC। तो हम लिखेंगे इन करस्पॉन्डेंस ऑफ ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ECF,
हमने दोनों ट्राइंगल का कंपैरिजन किया। यहाँ सबसे पहले हमने लिखा कि ई एफ जो है वो किसके बराबर है, डी ई के बराबर है। ये हमने कंस्ट्रक्शन की थी, आप देखें ये इक्वल लाइंस भी मैंने लगाई हुई हैं, तो ये कंस्ट्रक्शन की थी। फिर उसके बाद कहेंगे ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल एंगल्स हैं। फिर इसके बाद हम कहेंगे कि ए ई जो है वो ई सी के बराबर है। ये 3 लाइनें मैंने लगाई थी, ये गिवन था क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो इस तरफ बनने वाला लाइन सेगमेंट और इस तरफ मिड पॉइंट के बनने वाला लाइन सेगमेंट आपस में बराबर होंगे, ये गिवन हो गया। ये हैं साइड्स, ये हैं एंगल्स और ये हैं साइड्स, तो इससे बन रहा है साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। तो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट से हम क्या कहेंगे, देयरफॉर ट्राइंगल ए ई डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई सी ई एफ, यहाँ लिख लिया। अब जब ये ट्राइंगल्स आपस में बराबर हैं तो हम इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स को डायरेक्टली कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। अब मैं क्या कह सकता हूँ इसमें, मैं कहूँगा कि ए डी किसके जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, सी एफ के कॉन्ग्रुएंट है। और इसी तरह मैं कह सकता हूँ ये एंगल 4 एंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट है। लिख दिया करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब हमें एक और चीज़ का ध्यान रखना है, हमें क्या बताया गया, हमें ये कहा गया कि ए डी जो है वो किसके बराबर है, बी डी के बराबर। ये हमें गिवन था क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो हमने ये लिखा ये गिवन है। फिर अब आप यहाँ फोकस कीजिए, ए डी किसके बराबर है, सी एफ के बराबर है। फिर ए डी किसके बराबर है, बी डी के, तो इसका मतलब ए डी दोनों के बराबर है। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि बी डी किसके बराबर है, सी एफ के बराबर है। तो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर बी डी इज इक्वल्स टू सी एफ एंड ईच इज कॉन्ग्रुएंट टू ए डी, क्योंकि ये भी ए डी के बराबर था, ये भी ए डी के बराबर है, तो इसलिए ये आपस में बराबर हो गया। ये बराबर होने के बाद हम ये देखेंगे कि जब हमने क्या कहा कि बी डी और फिर हमने क्या कहा कि ए डी जो सी एफ जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट होने के बाद एक और चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, ये पूरी लाइन थी, ठीक है, और ये एक लाइन है, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट्स दो बन रहे हैं, सी एफ भी एक लाइन सेगमेंट है और ए बी भी एक लाइन सेगमेंट है। ये देखें ये लाइन यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल इन्हें इंटरसेक्ट करता हुआ जा रहा है। यहाँ बनने वाला एंगल 4 है और यहाँ बनने वाला एंगल 3 है, और हम क्या कहेंगे कि ये आपस में बराबर हैं। ये हमने कहाँ लिखा, ये हमने लिखा कि ये आपस में बराबर हैं। ये बराबर क्यों हैं, आपको मालूम है कि जब दो लाइंस जो हैं वो मौजूद हों और उन्हें एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करें और उसमें इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स अगर आपस में बराबर हों तो वो ऑल्टरनेट एंगल्स बनाते हैं। अगर ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन सेगमेंट्स हैं ये आपस में पैरेलल हो गए। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो है ए बी जो है सी एफ के पैरेलल है, ए बी सी एफ के पैरेलल है। हमने क्या कहा, एंगल 3 एंड एंगल 4 आर ऑल्टरनेट एंगल्स, ये हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं। अब यहाँ हमने ए बी कंप्लीट नहीं लिखा, बल्कि हमने क्या लिखा, ये हमने लिखा बी डी लिखा, क्योंकि ये बी डी बन रहा है कंप्लीट यहाँ तक जाता। तो हमने ये देखा कि ये बी डी साइड जो है ये किसके पैरेलल आ रही है, सी एफ के पैरेलल आ रही है, और एंगल 3 और एंगल 4 जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब आप इसको यहाँ थोड़ा रेक्टिफिकेशन कर लीजिए, ये मिस्टेक है, हमें इसे कहना चाहिए कि ये बी ए है। बी ए जो है वो सी एफ के कॉन्ग्रुएंट इसलिए आ रहा है क्योंकि एंगल 3 और एंगल 4 आपस में बराबर हैं। फिर इसके बाद हम कहेंगे, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ए बी जो है वो सी एफ के भी बराबर है। ए बी को अब आप शॉर्ट कर दें, इसे कह दें ए डी। अब इस पॉइंट को समझ लीजिए, पहले मैं कह रहा हूँ कि ये कंप्लीट जो है लाइन सेगमेंट इसके पैरेलल है। तो जब ये कंप्लीट लाइन सेगमेंट इसके पैरेलल है तो इसका हाफ भी इसके पैरेलल होगा। ये एक अंडरस्टूड सी बात है, जब कंप्लीट लाइन सेगमेंट पैरेलल हुआ तो उसका हाफ भी पैरेलल हो गया। तो इसलिए पहले हम कंप्लीट लिखेंगे कि बी ए जो है वो पैरेलल है, और वो पैरेलल इसलिए क्योंकि एंगल 3 और एंगल 4 जो है वो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं और वो कॉन्ग्रुएंट हैं। वो उसी सूरत में कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं जबकि यहाँ जो लाइन सेगमेंट्स हैं वो आपस में पैरेलल हों और उन्हें एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता हुआ जा रहा। तो अब अगर कंप्लीट लाइन जो है वो लाइन सेगमेंट पैरेलल है तो उसका पार्ट जो है वो भी उसके पैरेलल होगा। बी डी इज़ अ पार्ट ऑफ ए बी, ये भी हमने लिख लिया। यहाँ तक लिखने के बाद अब हम मज़ीद आगे क्या कहेंगे, आप देखें अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और ये इसके इक्वल भी है तो पैरेलल और इक्वल होने की वजह से ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है। बी सी ई एफ एक पैरेललोग्राम बन रहा है। तो हमने लिखा कि बी सी
एफ डी जो है वो एक पैरेललोग्राम हो गया। और हमने कहा कि ये पैरेललोग्राम इसलिए क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि ये साइड्स आपस में क्या हैं, ये पैरेलल भी हैं। और हमने ये देखा कि ए डी सी एफ के जो है वो इक्वल भी है, यहाँ ये हमने देखा था इक्वल भी है और पैरेलल भी हो गया, तो ये पैरेललोग्राम है। जब ये पैरेललोग्राम है तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये डी एफ जो है वो पैरेलल किसके है, बी सी के। तो हमने लिखा कि डी एफ जो है वो बी सी के पैरेलल है। अगर ये पूरी साइड इसके पैरेलल है तो इसका हाफ यानी डी ई भी इसके पैरेलल ही होगा। तो हमने लिखा देयरफॉर डी ई इज ऑल्सो पैरेलल टू बी सी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है। आपको पहले प्रूव ये करना था कि ये आपस में पैरेलल है, ये हमने यहाँ प्रूव किया। ये प्रूव करना था कि ये पैरेलल है, ये हमने यहाँ प्रूव किया। इस तरह ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आई होप आज का लेसन भी आपको पसंद आया होगा। इसी तरह मज़ीद वीडियो भी देखिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।